नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। दूसरी खबर में बात अशरफ की पत्नी जैनब की। तीसरी खबर में बात धर्मांतरण की। चौथी खबर में बात समाजवादी पार्टी की। सबसे पहले बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान जूता फेंकने वाले आरोपी के भाई ने बड़ा आरोप लगाया। आरोपी आकाश सैनी के भाई विकास सैनी ने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में आकाश सैनी को बुलाया गया था, लेकिन तिलक और चोटी देखकर उनके समर्थक और कार्यकर्ता भड़क गए। उसकी जमकर पिटाई की, उसके मुंह पर थूका। इतना ही नहीं, आकाश को अपशब्द भी कहे। इसके बाद आकाश ने जूता फेंका था। दरअसल विकास सैनी ने पुलिस को शिकायत लेकर दी है और कार्रवाई की मांग भी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं आरोपी आकाश सैनी के समर्थन में अखिल भारत हिंदू महासभा गया, थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन किया, साथ ही आरोपी को छोड़ने की मांग की। हिंदू महासभा ने 2 मांगें भी रखी है। पहली, आरोपी को परिवारीजनों से मिलवाया जाए, दूसरी, आरोपी को रिहा किया जाए। हालांकि पुलिस ने पहली मांग को मान लिया है। वहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य से ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि ये सब आरोप है कि आकाश सैनी पर थूक दिया, जिससे वो नाराज हो गया और अपने सम्मान पर बात आई तो आकाश सैनी ने जूता फेंका। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी के 1 दिवसीय महासम्मेलन में हुई घटना के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि हमलावर बीजेपी सदस्य था। उन्होंने कहा कि इसी तरह की घटना घोसी में हुई और इसके पीछे बीजेपी के लोग थे। बीजेपी हमें निशाना बना रही है ताकि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में दिए गए सम्मान और अधिकारों के मुद्दों पर चर्चा न कर सके। हालांकि इससे पहले रामचरितमानस के खिलाफ बयान देने के बाद विवादों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य पर इसी साल की फरवरी में भी काली स्याही फेंकी गई थी। वाराणसी से सोनभद्र जाने के दौरान रास्ते में स्वामी प्रसाद के कथित स्वागत में कुछ लोग फूल माला लेकर खड़े थे। जैसे ही काफिला वहां पहुंचा तो फूल माला देखकर स्वामी प्रसाद मौर्य वहां रुक गए और माला लेकर खड़े लोगों ने उन पर स्याही फेंक दी और काले झंडे दिखाए। स्वामी प्रसाद पर जूता फेंकने वाली घटना के ठीक एक दिन पहले ही सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई थी। ये घटना तब हुई जब वो विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। ये घटना कोपागंज थाना क्षेत्र के अदरी मोहल्ले की है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने इसका आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया था। वहीं बीजेपी का दावा है कि मोनू यादव उर्फ डायमंड नाम के युवक ने पार्टी प्रत्याशी के ऊपर स्याही फेंकी। दूसरी खबर में बात अशरफ की पत्नी जैनब की। प्रयागराज के चर्चित उमेशपाल शूटआउट के बाद से ही फरार चल रही माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। उमेशपाल शूटआउट केस की जांच में नाम सामने आने के बाद से ही अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा फरार चल रही है। इस बीच उनकी ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत अर्जी ने सनसनी मचा दी। दरअसल एक और यूपी पुलिस फरार चल रही जैनब फातिमा पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर रही है, तो वहीं जैनब के साथ ही फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए पुलिस लंबे समय से प्रयास कर रही, जिसमें उसे अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगले हफ्ते जैनब फातिमा की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हो सकती। जैनब फातिमा पर प्रशासन लगातार तेजी से शिकंजा कसते जा रहा है। प्रशासन की ओर से जैनब की संपत्तियों की भी खोजबीन शुरू हो गई है। इस सिलसिले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग ने जैनब की संपत्तियों की पड़ताल शुरू कर दी। इसके साथ ही जैनब की अर्जित संपत्तियों के आय के स्रोत की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान मिलने वाली अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। आपको बता दें कि जैनब फातिमा पर उमेशपाल हत्याकांड में शामिल शूटरों को फरार होने में मदद करने का आरोप है, जिसके बाद से ही जैनब फातिमा फरार चल रही है। पुलिस छानबीन में जैनब की आखिरी लोकेशन दिल्ली के शॉपिंग मॉल में मिली थी। हालांकि 29 जुलाई को गिरफ्तार किए गए वकील विजय मिश्रा के साथ लखनऊ में होने की भी खबर आई थी। फिलहाल जांच एजेंसियां जैनब की तलाश नहीं कर सकी और उनके हाथ अभी भी खाली।
तीसरी खबर में बात धर्मांतरण की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के बरेसर थाना क्षेत्र में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। यहाँ के कुथोरा गांव में सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई धार्मिक पुस्तकें मौके से बरामद की। वहीं हिरासत में लेकर कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले में करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के बैजलपुर गांव के रहने वाले दयाशंकर तिवारी की तहरीर पर 2 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वही शिकायतकर्ता दयाशंकर तिवारी ने बताया कि उन्हें कहीं से खबर मिली कि बरेसर थाना क्षेत्र के कुथोरा गांव के दलित बस्ती में बाहर से आए कई लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस पर वो अपने साथ गांव के ही कंचन तिवारी को लेकर दलित बस्ती में पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में दलित महिला पुरुष एक कमरे में चल रही प्रार्थना सभा में भाग लेते मिले। इनकी सूचना उन्होंने बरेसर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं मौके से धार्मिक पुस्तकें बरामद हुई है। इसके बाद बरेसर पुलिस ने दयाशंकर तिवारी की तहरीर पर 2 नामजद सहित 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं इस सिलसिले में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर 2 आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। इस मामले की जांच की जा रही है। अन्य जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इससे पहले बीते जुलाई महीने में आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने यूपी के सहारनपुर में अवैध धर्मांतरण कराने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। एटीएस ने सहारनपुर जिले के अलग अलग स्थानों से आरोपियों नाजिम हसन, मोहम्मद सादिक और अजहर मलिक को गिरफ्तार किया था। चौथी खबर में बात समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय ने अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात कहकर प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ा दी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रियंका गांधी चाहे तो वो भी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस उनके लिए पूरी जान लगा देगी। लोकसभा चुनाव से पहले ये बातें बेहद अहम हो जाती, जिससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस एक बार फिर से यूपी में अपनी खोई जमीन को मजबूत बनाने की कोशिशों में जुट गई है। खबरों की माने तो इस बार कांग्रेस की नजर यूपी की 1/4 सीटों पर है, जिन पर पार्टी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता यूपी में घटते हुए जनाधार की। ऐसे में जब एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो पार्टी का फोकस उन सीटों पर है जहां पार्टी पिछले चुनाव में दूसरे या तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि 20 से 22 लोकसभा सीटों पर पार्टी अपनी दावेदारी ठोकेगी। इनमें रायबरेली और अमेठी के साथ वाराणसी, महाराजगंज, कुशीनगर, फैजाबाद, डुमरियागंज, बांसगांव, गोंडा, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, खीरी, कानपुर, उन्नाव, प्रतापगढ़, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, फर्रुखाबाद, बाराबंकी और मुरादाबाद जैसी सीटें शामिल हैं। पिछले 4 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर किया जाए तो कांग्रेस का सबसे बेहतर प्रदर्शन 2009 में ही रहा था। आज सिर्फ 1 सीट वाली कांग्रेस ने 2009 में 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये सीटें थी अमेठी, रायबरेली समेत मुरादाबाद, धौरहरा, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, कानपुर, अकबरपुर, झांसी जैसी सीटें शामिल थी। पार्टी चाहती है कि एक बार फिर से इन सीटों पर अपनी पूरी ताकत लगाई जाए। कांग्रेस का फोकस सीट के जातीय समीकरण के साथ पार्टी के पूर्व के प्रदर्शन पर भी निर्भर करता है। साल 2009 के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को जबरदस्त झटका लगा और कांग्रेस सिर्फ अपनी 2 परंपरागत सीटों रायबरेली और अमेठी में ही जीत हासिल कर सकी। साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 1 सीट रह गई। इन चुनावों में सपा बसपा के गठबंधन की वजह से कांग्रेस ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, जबकि कई सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। वहीं रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, खीरी, उन्नाव, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, फैजाबाद, डुमरियागंज, बस्ती और कुशीनगर में भी कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। अमेठी में राहुल गांधी और कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल दूसरे स्थान पर रहे थे। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।